हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखिए, अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने चैनल के ऊपर एक वोटिंग करवाया था। उस वोटिंग में मैक्सिमम जो वोट था, अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ वोट वाज रिगार्डिंग एमपीपीएससी एई एग्जामिनेशंस। आप सभी ने वोट किया और बोला। हम लोगों ने ये सवाल पूछा था, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं, अभी भी वो वोटिंग पड़ी हुई होगी। आप सभी, हम लोगों ने ये पूछा था कि किस एग्जामिनेशंस के लिए चैनल के माध्यम से आप सभी का प्रिपरेशन करवाया जाए। ओके, क्योंकि सब इंजीनियर तो देख ही रहे, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एई की ही रिक्रूटमेंट आने वाली है अब। ओके, सब इंजीनियर भी आएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा सब इंजीनियर में अलग ही टाइप का कुछ सिनेरियो हो गया था। तो कहीं ना कहीं अभी देखिए, रिसेंट एक न्यूज़पेपर कटिंग भी एक वायरल हो रहा था। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंजीनियर के लिए अब वैकेंसी देने की बात हो रही है ना। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप पढ़ भी सकते हो, चाहिए तो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सो इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी एई के माध्यम से अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। और ये इनका कहना ये है कि साल भर के अंदर हम लोग सारा प्रोसेस अप टू ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा देंगे। एग्जामिनेशंस लेके जब भी नोटिफिकेशन आ जाए विद इन ए ईयर वी विल कंप्लीट द ज्वाइनिंग प्रोसेस आल्सो। ओके, और आप सभी ने वोट भी किया था पोल के माध्यम से कि एई के लिए बैच आना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज द एग्जाम प्रोसेस एंड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है वगैरह, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। वैकेंसीज जब आनी है वो आ ही जाएंगे, हमें तैयार रहना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा मानता हूँ ना, एमपीपीएससी एई के लिए पढ़ाते पढ़ाते मेरे को बहुत टाइम हो गया। 2-3 बैच पिछला मैंने ही लीड किया था एमपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। मेरा ऐसा मानना है कि अभी आज के टाइम पे जितना भी एई लेवल का एग्जामिनेशन हो रहा है पूरे इंडिया में, आप उठा लो सभी के पेपर, है ना। सबसे सस्ता एग्जाम अगर कोई है वो है एमपीपीएससी एई। सस्ता इन द सेंस ऑफ प्रिपरेशंस, इन द सेंस कि एग्जाम का जो पैटर्न है इन सब चीजों को लेके, है ना, एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके। इस ऐसे है तो जॉब प्रोफाइल काफी एक्सपेंसिव, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट कि लेवल ऑफ वर्किंग जो इसमें चाहिए। आप अगर सोच रहे हो ईएससी एंड कंपैरेटिवली सोच रहे हो एमपीपीएससी एई, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। प्रिपरेशंस ऑफ एमपीएई विल बी इजियर एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस, है ना। इस सेंस में मैं ये स्टेटमेंट को बोला हूं, क्योंकि 1 डे एग्जामिनेशन है 450 नंबर्स की, और उसके बाद सीधा सीधा आपका इंटरव्यू, फिर आपका कटअप निकलता है, आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है ना। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कोई ज्यादा तामझाम इसमें नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? सो ये हमारा प्रोफाइल आप देख सकते हैं। ओके, दिस इज माय प्रोफाइल, बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशंस। चलिए, सो एमपीएई 3 घंटे के एग्जाम होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का 3 नंबर होता है, 3 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स की होगी, 3 घंटे के एग्जामिनेशन होता है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक के, 100 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल सिविल, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 5 दिया 15, 150, 100 क्वेश्चन 300, है ना। 400 नंबर, 450 नंबर का आपका हो गया रिटर्न, ठीक है। 3 घंटे के अंदर ये आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें से जितना आ जाए उस बेसिस पे कट ऑफ होगा कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो कि नहीं। फिर इंटरव्यू के स्कोरिंग के बेसिस पे एक कट ऑफ जाएगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? फिर डीबीबीबी जो भी उनको वेरिफिकेशन करना है वो कर लेंगे, आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। कुल मिला के 500 नंबर, तो इंटरव्यू के लिए है 50। अब देखिए मेन चीज क्या है, प्रिपरेशंस तो हमें करना है, हम करते ही हैं प्रिपरेशंस, लेकिन चूंकि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में आपका इंटरव्यू भी रहता है, इंटरव्यू रहने के कारण क्या थोड़ा सा ये हो जाता है। देखिए, इंटरव्यू में ऐसा भी तो नहीं है टेक्निकल इंटरव्यू है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, दे विल आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ, आप ये कह सकते हो कंपैरेटिवली जो लेवल ऑफ क्वेश्चन, अभी लेवल ऑफ क्वेश्चन भी कौन जज करेगा, कौन बताएगा, ठीक है।
कोई बच्चे के लिए वही क्वेश्चन हार्ड लग रही होगी, किसी और कोई दूसरा बहुत इजीली फ्लुएंटली आंसर दे रहा होगा फॉर द सेम क्वेश्चन, है ना। तो ये डिपेंड करेगा आपका कि आपने कितना बेसिक टाइप से स्टडी किया है चीजों को, कितने कंसेप्चुअली आप अंडरस्टूड किए हो चीजों को। और एक चीज देखिए, ये भले ही क्वेश्चन आपको देखने में 100 लग रहा है, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम है। एमसीक्यू वाले एग्जामिनेशन में क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, कन्वेंशनल क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न होता है कि नहीं ये टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, नहीं ये थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, तो हम लोग प्रिपेयर करके रखते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन। बट एमसीक्यू का कोई मतलब आप कह सकते हो कोई डोमेन नहीं है फिक्स, किसी भी स्टेटमेंट को उठा के वो क्वेश्चन बना के दे सकता है। मान लीजिए कोई भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को यूज करके ये क्वेश्चन बना देंगे। क्यों, वही ट्रू स्टेटमेंट देंगे ऑप्शन में और बाकी 4 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट गलत दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा समझ रहे हैं। तो हमें एक एक लाइन एक एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होता है। ओके, अब बोलोगे सर 100 में से 100 स्कोरिंग हो जाएगा क्या सिविल का? तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मैं अभी आपको जोश जोश में बोल भी दूं नहीं नहीं हम ऐसा तैयारी करवा देंगे कि हो जाएगा, तो ये नहीं है। लेकिन ये है एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन रियल टाइम एग्जामिनेशन जो अपना मेन जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा, आप इससे पहले के क्लासेस को भी उठा के देख सकते हैं, बैच परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा कि हम लोग इतना क्लोज टू क्लोज सिलेबस रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा फालतू का चीज भी नहीं पढ़ना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप भी नहीं करना है। तो हमें थोड़ा क्लोज सिलेबस के क्लोज रहते हुए, है ना, एकदम क्लोज रहते हुए थोड़ा इधर उधर का भी चीज अगर है कुछ इंपॉर्टेंट आजकल रिसेंट टाइम्स में जो पूछे जा रहे हैं उन सब चीजों को भी पकड़ते हुए हमें ऐसा प्रिपरेशन करना होगा कि कम से कम 85 to 90 मिनिमम 85 to 90 क्वेश्चन तो अपना सही एनी टाइम जाए ही जाए। ये तो बेंचमार्क हो गया, इससे ऊपर ही रहना, ठीक है। चलिए 5 से एक पूरा एग्जाम प्रोसेस है, उसमें 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन, है ना, या 15 क्वेश्चन तक भी कंसिडर कर सकते हो इधर उधर के, या फिर कहीं कुछ ऐसा पूछ दिया कि जिसको आ ही नहीं रहा या फिर कुछ नेगेटिव मार्किंग में चली गई, वो होता है। लेकिन इतना तो कम से कम हमें आ रहा हो, ये अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये चीज आपको इस क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू से मिलने वाली है। बाकी आप जितना मेहनत कर सकते हो दोस्त, आप जितना क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद है ना। जितना बार आप रिवीजन करोगे, ये सब चीज आप ही को करना होता है। ओके, जितना बारंबार रिवीजन आपको करना है, बारंबार नोट्स को पढ़ना है, कहने का मतलब बारंबार आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आज किए हो तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद फिर उस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसको दोबारा से भी प्रैक्टिस करिए, वो भी चीज करना होता है। ओके, मतलब अपने आप को डुबा के रखना है तैयारी में। तब एग्जाम तक में अगर एक बार आपने चालू कर दिया कि नहीं अब हम तैयारी करने जा रहे हैं, आई एम स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन, तो अब सब कुछ दुनिया का सब कुछ भूल जाना है अप टू एग्जाम, ठीक है। जिस दिन आप एग्जाम से बैठ के निकलोगे तभी आप फ्री हो, उससे पहले तक में आप फ्री नहीं हो। अब मान लीजिए हम लोग लाइव क्लास सेशन का बात कर रहे हैं, तो हो सकता है मान लीजिए अभी एक सप्ताह के अंदर 4 दिन क्लास हुई, 3 दिन नहीं हुई, तो वो 3 दिन जो क्लास नहीं हुई तो इस बीच में ऐसा नहीं है कि सर ने क्लास नहीं लिया तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आपको तो कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहना है। सिलेबस खत्म करने का टारगेट है ना, फिर जो भी कोर्स के अंदर फीचर्स होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहना होगा। मान लीजिए क्लास कुछ 70 एक कोई सब्जेक्ट का 50% का क्लास हो गया है, तो वो जो 50% की क्लासेस हुई है उसी को इतना बार रिवाइज कर लो, जो फ्री टाइम मिल रहा है, लीजर टाइम, और भी तो एक ही सब्जेक्ट तो नहीं, और भी मल्टीपल सब्जेक्ट के क्लासेस आपके चल रहे होंगे, तो उनको इतना टाइम रिवीजन करिए, नंबर ऑफ रिवीजन इतना होना चाहिए कि वो चीज एकदम दिमाग में अट जाए एकदम। ओके, और एक चीज, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, एक लाइन याद रखिएगा। देखिए, नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन नहीं होता, तैयारी नोटिफिकेशन से पहले ही करना है। नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मेरे दोस्त। ओके, चलिए, तो ये तो आपने देखा। ओके, तो इसका इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक सिंगल डे एग्जाम, ज्यादा कोई तामझाम है ही नहीं, यहां से एक कट ऑफ निकलेगा,
फिर इंटरव्यू का कट ऑफ जाएगा, सेलेक्ट हुए तो ज्वाइनिंग मिल जाएगा सीधा सीधा। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए, इस तरीके से आपका टोटल नंबर निकाला जाएगा, कितने राइट है माइनस रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, इस तरीके से आपका कुल नंबर निकाला जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, देखिए और सुनिए, जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1 अंक काटा जाएगा, ये चीज भी देख लो। तो नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग है तो हमें तुक्का तो लगाना नहीं है। क्यों? अगर हम तुक्का लगाए नेगेटिव हो गया, जो आने वाला जो सही मतलब जो सही क्वेश्चन आपने टिक लगाया तो उसमें से भी गलत हो जाएगा यार कुछ नंबर, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग को हम जितना अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उतना हम करेंगे। अब इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तैयारी इतना आपका सटीक हो, इतना पिन पॉइंटेड हो कि मतलब आपको चीजें आ रही हो बस, है ना। नहीं तो नेगेटिव मार्किंग अपने आप तुक्का नहीं लगाओगे। और ये कला है, ये कला है क्या कि हम कैसे तुक्का लगाने से बचें। आपको बचना होगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, नेगेटिव मार्किंग मारने से आपको बचना होगा। होता है, चलिए यार अब इतना सॉल्व कर ले, चल 2-3 भगवान के नाम पे मार देते हैं, या फिर तो वो कभी कभी बैकफायर कर जाता है ना। आप हो सकते हो 1 नंबर से डिसलेक्ट हो गए। तो जितना हो सके हद तक हम यही कोशिश करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड किया जाए। क्लियर है। चलिए, सिलेबस वगैरह पीडीएफ तो आप सभी के पास होगा ही सॉरी, पीडीएफ वगैरह सभी के पास होगा। तो हम लोग जस्ट एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके, इस सिलेबस के अंदर रहता क्या है। सेक्शन ए जो आपका जीके वाला सिलेबस है उसमें क्या रहता है, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। उसमें ये सारे टॉपिक आपको फेस्टिवल वगैरह, म्यूजिक वगैरह, है ना, कौन कौन से ट्राइब है, आर्ट एंड कल्चर वगैरह, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट एंड इंपॉर्टेंट डायनास्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ एमपी, ठीक है, जैसे खूब लड़ी, है ना, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, इसके बारे में, भूगोल के बारे में आपसे पूछ लेगा एमपी का, है ना, कहाँ पे कौन पहाड़ है, नदी है, क्या टापू है, नहीं है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस। पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, मतलब आप कह लो इट इज एमपी जीके। क्लियर है। नेशनल जीके से आपको अभी मतलब नहीं है, इट इज ऑल रिलेटेड टू एमपी। क्लाइमेट ऑफ एमपी, मिनरल्स एंड रिसोर्सेस ऑफ एमपी, है ना, इन सब चीजों के ऊपर सवाल, जो कि बड़ा ही सिंपल चीज है। हमारे बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी ये एमपी जीके की क्लासेस को डिलीवर किए थे आप सभी के लिए एकदम पिन पॉइंटेड तरीके से। पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुई है उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, वो थोड़ा सा निराशाजनक था, लेकिन क्लास अपना बेहतरीन था। ओके, आगे चलते हैं। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, है ना, इस पे करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, मतलब यहाँ पे आप करंट अफेयर का बात आती है, करंट अफेयर, ठीक है। इसमें इंडिया लेवल पे भी पढ़ना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जितना हो सके उसको ध्यान में रखना है, प्लस एमपी। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके का करंट अफेयर, ओके, है ना, करंट अफेयर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब ये करंट अफेयर में भी देखिए, स्पोर्ट वाला एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, है ना, स्पोर्ट रिलेटेड सभी चीज। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी, डोमेन आपका फिक्स कर दिया है, ठीक है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। फेमस पर्सनालिटी एंड प्लेसेस अगर कुछ करंट अफेयर में आ रही है तो उनके बारे में, कि वो किस लोकेशन पे पोस्टेड है ना, किस पद पर है वो अधिकारी, मतलब होता है, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। कोई अधिकारी का नया मतलब जॉब मिला है उनको, है ना, कोई नया पोस्टिंग मिला है तो कौन पद पे रिक्रूट किए गए हैं, इस तरीके से। एंड प्लेसेस, इंपॉर्टेंट लोकेशन कोई करंट अफेयर में आया तो वो, तो यहाँ पे डोमेन को फिक्स किया गया। ऐसा नहीं कि अंधाधुन कुछ भी पढ़ते हुए चलना है अपने को, नो, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स के अंदर ही अपने को पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी, जैसे G20 समिट हो गया, मीटिंग हो गया, मोदी जी साउथ अफ्रीका गए, जहां भी गए, रसिया गए, यूक्रेन गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, इस तरीके का, वहां पे क्या 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 कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कौन किसके साथ क्या डील किया है, ये सारे क्वेश्चन। ऑब्वियसली जो नॉन टेक सर होंगे वो आपको बहुत और बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे।
फिर आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मस्त, सबसे बेहतरीन क्लास, काफी सुंदर क्लास, ऑलरेडी पिछले साल सर ने पढ़ाया था। जब ये बैच नया चालू होगा तो फिर से नया लाइव सेशन इसमें भी चालू हो जाएगा। चलिए, तो ये तो थे आपके नॉन टेक्निकल। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में। देखिए, अंदर मैं उतना नहीं जाऊंगा, जब भी एक एक पेपर हम लोग जब भी पढ़ाया करेंगे तो उस वक्त सिलेबस को और डिटेल में, है ना, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शो कर दूंगा। तो उतना अंदर, उतना डिटेल में अभी कि एक एक पॉइंट को देखिए, है ना, वो जरूरी नहीं है यार। आपके पास भी पीडीएफ होगा, आप भी चीजों को देख पा रहे होंगे, लेकिन एक ओवरव्यू जरूरी होता है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसमें सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, दो अलग अलग सब्जेक्ट, दोनों को पढ़ना। यूनिट 1 में स्ट्रक्चर, फिर स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आरसीसी। ओके, आरसीसी में इसमें हमको लिमिट स्टेट मेथड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड सारा कुछ पढ़ना है। और सुनिए, मैं बता रहा हूं, पिछले बार मैं नहीं पढ़ाया था ये सारे पेपर मैं नहीं पढ़ाए थे पिछले बार। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल आरसीसी नहीं है। नॉर्मल आरसीसी में लोग वो कॉलम डिजाइन, फुटिंग डिजाइन तक पढ़ के छोड़ देते हैं। यहाँ पे स्लैब, वाटर टैंक, सारा कुछ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर सारा कुछ है ना। आरसीसी में सब कुछ है, एवरीथिंग जो भी नॉर्मल किताब में उल्टा के देखते हो, है ना, वो पूरा सारा चीज, ठीक है। तो ये सारा चीज हमको पढ़ना है। ओके, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो वाटर टैंक ही तो जनरली मिलता नहीं है पढ़ाते हुए कोई, है ना। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ाया था और एग्जैक्टली जो चीज बताया था उसी में से क्वेश्चन आया था। लास्ट हो गया था, है ना, पढ़ाते ये लास्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी जितना भी पोर्शन मैंने वाटर टैंक का बताया था उसमें से क्वेश्चन फंसा हुआ था। कोड का नाम पूछा था, देखिए क्वेश्चन होगा, और वो चीज बताया था मैंने। तो समझ रहे हो ना, काफी इफेक्टिव क्लासेस रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मजेदार टाइप से। फिर कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, ये भी पिछले बार लाइव करवाए थे हम लोग। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत बड़ा सिलेबस दिख रहा है, पढ़ने में भी मजा आएगा, टाइम भी लगता है इसको पढ़ने में। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ये एक पेपर है। फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोलॉजी वगैरह सारा कुछ इंक्लूड हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है यहाँ पे, इरिगेशन वगैरह, मतलब इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी को मिला के ले लो, इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी, दोनों को मिला के ले लीजिए। ये दोनों पेपर इसमें आ गए, ठीक है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में। यहां से हाइड्रोलॉजी शुरू हो रहा है, देखिए ऊपर तक में इरिगेशन का दे रखा है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस इन ग्लोब, इरिगेशन नेसेसिटी, स्कोप एंड बेनिफिट्स हो गया, मेथड एंड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कंजम्पटिव यूज, ड्यूटी डेल्टा, बेस पीरियड, है ना, मतलब सॉइल एंड क्रॉप रिलेशनशिप के ऊपर जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक। इसके आगे और है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, छोटा मोटा पेपर नहीं है, ठीक है, बड़ा पेपर है, देखिए। फिर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, उसी में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में ही फिर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, बहुत बढ़िया से, बहुत डिटेल से, अभी रिसेंटली और एक बैच में पढ़ाया था मैंने, फिर से आप लोगों को बताएंगे। डाइवर्जन स्कीम वगैरह, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कैनाल का थ्योरी, ठीक है, लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, सिल्ट थ्योरी वगैरह जो भी है, ठीक है, वाटर लॉगिंग का इफेक्ट वगैरह, रिवर ट्रेनिंग वर्क, पिछले बार भी पढ़ाया था, मजेदार। ओके, तो ये सारा चीज है वाटर रिसोर्स में, आप देख रहे हो ना कितना बड़ा टॉपिक है। स्पिलवे का कॉन्सेप्ट, स्पिलवे टाइप्स, डिजाइन। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम लोग ये बैच आपको जिसके बारे में बता रहे हैं, इसमें एक चीज तो याद रखना, सबसे पहला चीज, जैसे ग्रेविटी एंड अर्दन डैम लिखा हुआ है मान लीजिए, तो आपके कॉपी में ये हेडिंग होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो यही स्टार्ट करेंगे कि ग्रेविटी डैम होता क्या, अर्दन डैम होता क्या। फिर जो भी हमको को डिजाइन थ्योरी पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, जो भी डेफिनेशंस पढ़ना है, टर्म पढ़ना है, सारा कुछ आपके कॉपी में होगा। ये तो आपका बेसिक है, मतलब सिलेबस के अंदर जो भी बातें, जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हुआ आपके नोट्स बने हुए होंगे, जो कि आपका ग्रंथ है, जो कि आपका मेन चीज है एग्जाम के लिए, उसको आपको बारंबार रिवाइज करते रहना है। उसके अतिरिक्त हम जितना क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस कर पाए वो करें तो अच्छा है, ठीक है। बाकी ये सिलेबस में
जो भी बातें लिखी गई हैं पिन पॉइंटेड बिट टू बिट आपके कॉपी में होंगे। अब बात करते देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स। ये पेपर आपका हम अभी रिसेंटली स्टार्ट करेंगे, आपका क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पे जो अपने को पढ़ना है वो अपने को एफएम पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स ये पेपर मैं स्टार्ट करूंगा, पिछले बार और कोई सर ने पढ़ाया था, ओके। तो डीएसएसबी में एई है, वो सर पिछले बार पढ़ाए थे, इस बार मैं पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ इसमें हमको बेसिकली पढ़ना है, ओपन चैनल फ्लो, है ना। ये दोनों को मिला के अपने को यहाँ पे चीजें पढ़नी है, ठीक है। आप देख सकते हो फ्लूइड प्रॉपर्टीज, यही चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। दो फर्स्ट पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके इस एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में, दैट इज योर फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ओके, जिसके क्लासेस प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, ओके। ये तो पहला वीडियो था जिसमें हम एग्जाम के सिलेबस को देख रहे हैं। आपको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ओके। बाकी जब भी मैं पेपर कोई भी पेपर स्टार्ट करूंगा वहां पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सबसे पहला ही पेज आपके नोट्स में रहेगा सिलेबस। अच्छा, जो नोट्स है देखिए, अब तो ये डिजिटल बोर्ड वाला फॉर्मेट है ना, आप ही लोगों के सपोर्ट से। पिछले बार तो डिजिटल बोर्ड वाला सेटअप भी नहीं था अपने पास, ओके। अपने पास वही लैपटॉप वाला बेसिक सपोर्ट से, उसमें भी आप इतना बेहतरीन क्लास डिलीवर हुआ है कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आता था, आनंद आ रहा था। इस बार तो अब डिजिटल बोर्ड वाला सेटअप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन फायदा है। क्या? नोट्स में बना के पहले से लेके आया करूंगा, ठीक है। प्लस ये डिजिटल बोर्ड वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे जो भी चीज मैं लिखूंगा नोट्स में लिख के या फिर डेरिवेशन कर रहा हूं तो इसका पीडीएफ जनरेट हो जाता है, ठीक। तो ये जो डिजिटल नोट्स है, ये सबसे पहला चीज तो ये आपके पास रहेगा, ओके। प्लस यहाँ पे बैच के अंदर जो भी क्लास है वो लाइव ही रहेंगे, ठीक। ये डिजिटल नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा, लाइव रहेगा। और तीसरा पॉइंट, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी डियर भाई बहन आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, उनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। सो जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको कभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझ तक अपना डाउट एनी टाइम पहुंचा सकते हो, ओके। तो इस तरीके के चीज रहेंगे, लाइव क्लास फीचर रहेंगे। तो आजकल ऐप पे ऐसा भी है कि आप वीडियो दिखा के या फिर हाथ रेज करके, जैसे क्लासरूम प्रोग्राम होता है नॉर्मली घरों एक क्लास में बैठ के ऑफलाइन, जैसे आप लोग सर डाउट पूछना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर भी आप डिजिटल बोर्ड, मतलब जो आजकल जो डिजिटल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, उसमें इस तरीके के भी फीचर सब आने लगे हैं, काफी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ओके। तो इस पेपर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट बढ़िया पढ़ाया था, पिछले बार ही पढ़ाया था रेलवे इंजीनियरिंग, और जितने भी जो भी कंप्लीट सारा कुछ। और देखिए एक्सेप्ट करता हूं, आपके सामने हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही उठपटांग, कुछ कोड वगैरह पूछ दिया था, बाकी सभी क्वेश्चन अपने कॉपी के अंदर ही थे। आगे हाईवे एंड एयरपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए हाईवे एंड एयरपोर्ट, यहाँ पे तीन चार चीजें हैं। बेसिकली क्या है सुनिए, बता रहा हूं आपको। हाईवे पढ़ना अपने को, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है, उसका हाईवे मेंटेनेंस, हिल रोड वगैरह, फिर पेवमेंट डिजाइन अपने को पढ़ना है ना, इन सब चीजों को पढ़ना है। सेम चीज एयरपोर्ट के अंदर अपने को पढ़ना है, ठीक है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में, है ना, कि ये रनवे वगैरह हम लोग कैसे डिजाइन करें, ठीक है, रनवे का बेसिक लेंथ कैलकुलेशन, ये सारा टॉपिक हमको एयरपोर्ट में पढ़ना है। हाईवे के अंदर एक टॉपिक आती है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं, ओके, जनरली लोग इन सब चीजों को नहीं पढ़ा पाते। हम बताएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन। फिर उसके बाद देखिए ये वाला टॉपिक ब्रिज इंजीनियरिंग, ओके, इसको भी जनरली लोग नहीं पढ़ा पाते, तो हम बताएंगे भाई बहुत प्यार से, ओके। तो मतलब कहने का मतलब है, आप दिस सिविल पॉइंट के प्लेटफॉर्म को यूज करके अगर तैयारी कर रहे हो तो आप करेक्ट वे में तैयारी करोगे। सिलेबस में जो भी बातें लिखी हुई है, पिन टू पिन, बिट टू बिट, सभी चीजों का हेडिंग बनाते हुए आपकी कॉपी में उससे रिलेटेड डेटा रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, जिसको यूज करके आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो, और आपका जो जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी, वो काफी स्ट्रांग रहेगा। बाकी रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम टू टाइम, ये खुद में, है ना,
खुद में एक आना चाहिए इंटरनल फीलिंग कि नहीं मैं अब सब्जेक्ट भूलने लगा हूं, अब मेरा रिवीजन करने का टाइम आ गया, है ना। तो खुद में एक फीलिंग आएगा तो ही आप अपने रास्ते से भटकोगे नहीं। ओके, मोटिवेशन चाहिए उसके लिए, जो कि खुद ही बनाना होता है। मेरा सबसे फेवरेट पेपर सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत मुश्किल से अगर एक क्वेश्चन छूट गया तो छूट जाएगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा बता दूंगा। सॉइल पिछले बार भी बताया था, फिर पढ़ाऊंगा तो फिर बता दूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आगे तो हम लोग अभी लेकिन सॉइल स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि पिछले बार एग्जामिनेशंस में चूंकि फ्लूइड मैकेनिक्स हमने नहीं पढ़ाया था, तो और बहुत सारे पेपर तो मैंने पढ़ा के ही रखे हैं पिछले बार, तो इस बार फ्लूइड मैकेनिक्स से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, फ्लूइड एंड ओसीएफ। नेक्स्ट तो ये सॉइल का ही है, ठीक है, सॉइल का ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक तक है आपका। ओके, तो ये सब चीज भी बेसिकली लोग पढ़ाते नहीं है। फिर ग्राउंड इंप्रूवमेंट, जीआईटी इसको बोलते थे, जीआईटी ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक, इसके ऊपर मेरा पूरा एक सब्जेक्ट ही था 8 सेमिस्टर में, बीटेक जब कर रहा था। अलग से मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा था, स्पेशल लेके क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, मेरा प्लानिंग था कि मैं एमटेक करूंगा। वो भी एक कहानी अलग है, मेरा प्लानिंग था कि मैं एमटेक करूंगा, जियोटेक में करूंगा, लेकिन जब मैं काउंसलिंग किया, है ना, करवाया अपना, ठीक है, गेट वगैरह निकालने के बाद हम लोग कर रहे थे, तो जब मैंने अपना काउंसलिंग करवाया, फिर पता नहीं क्या मूड में हुआ कि नहीं यार स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना, स्ट्रक्चर अप्लाई कर दिया। ओके, तो फाइनली हमने एमटेक अपना किया स्ट्रक्चर से कंप्लीट। इसलिए जो स्टार्टिंग में बोला कि वो सब पेपर में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो मेरा डोमेन बन चुका था, है ना, और चूंकि मेरा बीटेक लेवल पे इन सब पेपर में काफी अच्छा कमांड था। ओके, और बहुत टाइम, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, लगभग मैं टोटल इस वाले पेपर को 6 to 7 टाइम्स, लगभग 7 बार, है ना, 6 तो नहीं 7 बार लगभग, डिफरेंट स्टेट एजेई के लिए सबको मिला के मैं पढ़ा चुका हूं इस सॉइल मैकेनिक्स को खास करके। चलिए, तो ये सारे तो आपके पेपर थे, ठीक है। अब मैं आपको काम का चीज बताता हूं कि ये जो सिलेबस है ये मोटा मोटी कितने घंटे में खत्म होगा। चलिए, यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इतना घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि इतना ही घंटे में खत्म होगा। हो सकता है 10-15 घंटा आगे पीछे तो नहीं, आगे ही चले जाए, ठीक है, लेकिन मोटा मोटी रफली इतना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें चीजों को पढ़ना तो है, लेकिन आप सिलेबस देखिए कितना सारा चीज है, सारा चीज अपने को बिट टू बिट, पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। क्वेश्चन भी उसी बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे आपके, है ना, तो ऑब्वियसली क्लास का जो ओवरऑल लेंथ है वो बढ़ेगा। कुछ डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्लास का जो ओवरऑल लेंथ है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा थोड़ा। तो ये एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक चार्ट आपको दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम लेगा। अभी यहाँ देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस 70 घंटे में कैसे होगा, समझिए। ओके, मान लो 60 घंटे तक हम लोगों ने सोम पढ़ा, है ना, कम से कम 10-12 घंटा यार, 15 घंटा स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में भी दिमाग लगाना होगा। ओके, तो मान लो ये फिर एमसीक्यू सॉल्विंग वगैरह, तो 10 घंटा ज्यादा ही लेके चलिए। यहाँ पे जो लिखा है वो एकदम बेसिक टाइम, बेस टाइम लिखा है कि कम से कम इतना समय में हम लोग इन पेपर को खत्म करवा देंगे, लेकिन 10-10 घंटा और ज्यादा ही लेके चलिए। ओके, ऐसा ये कहने का मतलब है। तो ये सारे समय में आपके खत्म होंगे। तो मोटा मोटी ओवरऑल राउंड फिगर में बता दूं तो 700 से 800 घंटे के बीच में का केवल और केवल आपके पास टेक का कंटेंट रहेगा, ठीक है। सो तैयारी बहुत जल्दी चालू करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट आएंगे क्लासेस, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग चालू करेंगे। तो जो भी भाई बहन इंटरेस्टेड हो, आप लोग सब रेडी रहिएगा। चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि क्लास कब होने वाली है फ्लूइड मैकेनिक्स की। ओके, सबसे पहले फ्लूइड कंप्लीट करेंगे। फ्लूइड करने के बाद फिर हम लोग आएंगे इस पर, यहाँ ऊपर आएंगे, किस पर आएंगे, सोम वाले पोर्शन पे आएंगे, ठीक है। देखेंगे फ्लूइड पहले कंप्लीट होने दीजिए, फ्लूइड कंप्लीट कर सोम पे आएंगे, या फिर मेरा प्लान कुछ और ही है, ब्रिज इंजीनियरिंग वगैरह इन सब चीजों को पढ़ाता हूं। ओके, तब थोड़ा अच्छा लगेगा।
अभी देखिए ये बैच हम लोग का नया स्टार्ट हो रहा है। सो इस बैच से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है आपको अगर चाहिए तो आप संदीप सर, बाकी चैनल पर अगर न्यू है, आप पहली बार देख रहे हैं तो बहुत काम आने वाले हैं आपके प्रिपरेशन जर्नी में। द सिविल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए। द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ये लोगो होगा सिविल पॉइंट, वहां पे लिखना है द सिविल पॉइंट, तब जाके ऐप आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। संदीप सर और राहुल सर इन दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए और जो भी बैच का डिटेल है, क्लास का टाइमिंग वगैरह, वो सब कुछ वो आपको कन्वे कर देंगे। एवरी मैसेज दे विल कन्वे टू यू, है ना। तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे प्लानिंग करेंगे। मैं आपको यही एक चीज बोलूंगा कि ये जो एग्जामिनेशन है, ओके, यहाँ पे देखिए एग्जाम होने ही वाला है, तो ये पेपर कटिंग भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा था, आप देख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अब आ रही है कि वैकेंसीज आएंगे। अब कितना आएगा वो बात का बात है दोस्त, लेकिन वैकेंसीज आएगा। लेकिन उम्मीद तो यही है कि जैसे पिछले बार इतना कम वैकेंसी दिया था, उतना कम तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका ट्रेंड रहता है एक बार कम एक बार ज्यादा, एक बार कम एक बार ज्यादा। लेकिन पिछले 2 साल से थोड़ा कम कम ही वैकेंसीज आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ ओके। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब ये मत बोलना कि ओके हम पूरा श्योर शॉट, आप भी यही उम्मीद करोगे। हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग रहे बात तैयारी करवाने वाले, आप तैयारी करने वाले, तो दोनों के बीच में भी उम्मीद की ही बात है ना। तो वैसे ही गवर्नमेंट उम्मीद पर कायम है दुनिया, ओके। उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा खासा वैकेंसी आए, ओके, प्रोपोर्शनल जैसे एक बार आई थी, ठीक है, अच्छा खासा वैकेंसी आए, 100 में आए, 200 में आए, 300 में आए, 500 में आए तो बहुत अच्छा है। और डेडिकेटेड प्रिपरेशंस हम लोग करेंगे, पिन पॉइंटेड प्रिपरेशंस करेंगे, बेहतरीन तरीके से रिवीजन सेशंस आपके चलेंगे। एक सिस्टमेटिक वे में हमें तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन से पहले अपना तैयारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद बस रिवीजन रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, बस इतना, और कुछ नहीं करना। क्यों और कुछ करने जाएंगे तब पूरा डायवर्जन क्रिएट हो जाएगा, ओके, माइंड भ्रष्ट हो जाता है, ओके। तो चलिए, ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू। और जो भी भाई बहन नए हैं जो जुड़े हैं द सिविल पॉइंट प्लेटफॉर्म से, आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी तैयारी करना है, आप उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, बता देना कि द सिविल पॉइंट वाले प्लेटफॉर्म पे अपना नया बैच चालू हो रहा है एमपीआई के लिए। ज्वाइनिंग से रिलेटेड इन सर्स को आपको कॉल कर लेना है, डिटेल्स वो आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू, जी जान लगा देंगे दोस्त तैयारी में। थैंक यू वेरी मच।